Assalamualaikum. This is Mehreen Naz, and today my topic of discussion is hypertension, its diagnosis, and its etiology. So first of all, we need to know what is hypertension. As we know, when एक जो blood pressure है उसकी जो range होती है like 120 उसका systolic blood pressure है and 80 उसका diastolic blood pressure है. अगर वो उस value से above चला जाता है like 130 अगर systolic हो गया and 90 diastolic हो गया या इससे भी above तो patient hypertensive consider होता है. अब हम इसे डायग्नोज कैसे करते हैं वट इज एक्चुअली हैपन्स एक्चुअली वो तो एक डायग्नोसिस का मेथड है जो ऑलरेडी डॉक्टर्स जिस तरह डायग्नोज करते हैं लाइक लब डब साउंड वो एक अलग चीज़ है. आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस हेयर कि डायग्नोसिस जो है वो हम लोग जो करते हैं वो बाय प्लेसिंग जो ब्लड प्रेशर कफ है उसे ब्रेकियल आर्टरी पर ही जो है प्लेस करके क्यों ब्लड प्रेशर जो है वो डायग्नोज करते हैं. लाइक अब ये देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके आर्म पे जो ब्लड प्रेशर कफ प्लेस हुआ है वो एक्चुअली ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर प्लेस हुआ है. अब वो ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर क्यों प्लेस करके हम ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट करें. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी उस तरह मेजर हो रहा है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी. एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना ड्यूरिंग सिस्टोलिक फेज वो जब ब्लड इजेक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स ने ड्यूरिंग सिस्टोलिक फेज जब ब्लड इजेक्ट किया तो वो एंटर होता है एओटा में. अब एओटा में जब ब्लड एंटर हुआ है तो उस ब्लड ने एओटिक वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट किया है ड्यूरिंग सिस्टोलिक फेज तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है एक्चुअली इट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक फेस हुआ था कॉन्ट्रैक्शन हुई वेंट्रिकल्स ने ब्लड इजेक्ट किया एओटा में गया और एओटा की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है. देयरफॉर दैट्स व्हाई कि जो ब्रेकियल आर्टरी है उसके ऊपर हम प्लेस करते हैं ब्लड प्रेशर कफ और वो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो अल्टीमेटली हम यहाँ से मेजर करते हैं. एंड देन जो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एक्चुअली द वर्ड डायस्टोल जो है वो रिलैक्सेशन फेस होता है. उसके अंदर वेंट्रिकल्स जो है उनमें ब्लड की फिलिंग हो रही होती है. अब डायस्टोलिक फेस में ये होता है कि हमारे पास जो वॉल्व होता है ना जो एओटा और वेंट्रिकल्स के दरमियान एक कनेक्शन है जहाँ वेंट्रिकल्स जब ब्लड इजेक्ट करते हैं तो एओटा में एंटर होता है तो वो जो वॉल्व है वो डायस्टोलिक फेस में क्लोज हो जाता है और जब वो वॉल्व क्लोज होता है डायस्टोलिक फेस में देन वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और वेंट्रिकल में मैक्सिमम ब्लड की फिलिंग होती है. एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड एंटर होता है और ब्लड की जो फिलिंग है वो वेंट्रिकल्स में होती है. अब ड्यूरिंग जो डायस्टोलिक फेस है वो वेंट्रिकल्स तो फिल हो रहे हैं और एओटिक वॉल्व जो है वो भी क्लोज हो गया और जो ब्लड है वो इजेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि सिस्टोलिक फेस में इजेक्ट होता है. अब डायस्टोलिक फेस रिलैक्सेशन फेस है. अब ब्लड इजेक्ट नहीं हो रहा एओटा में एंटर नहीं हो रहा और जो ऑलरेडी सिस्टोलिक फेस के दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ था एओटा पे वो पहले से कम हो गया क्योंकि एओटा से आगे ब्लड मूव करके एट्रियोल्स एंड देन कैपिलरीज एंड देन वेन्यूल्स वेन्स वगैरह में ट्रांसफर हो गया. अब वो जो एओटा में इस वक्त जो रिमेनिंग ब्लड है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द एओटा वो जो हमारे पास प्रेशर है एट दैट टाइम तो वो हमारे पास है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसकी हमारे पास वैल्यू अबाउट 80 मिलीमीटर मर्करी होती है. दैट्स वाई के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू कम होती है और बिकॉज के जो डायस्टोलिक फेस होता है उसमें तो इजेक्शन ही नहीं होती रिलैक्सेशन फेस होता है तो इसलिए जो रिमेनिंग ब्लड है उसने जो प्रेशर एक्सर्ट करना है वो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है. इट्स ऑल अबाउट द डायग्नोसिस लाइक कि जो हमारे पास मेजरमेंट है वो ब्रेकियल आर्टरी पे क्यों होती है और जो सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी रेंजेस जो है उसमें जो वैल्यू में डिफरेंस है वो क्यों होता है. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द हाइपरटेंशन. एज आई हैव ऑलरेडी सबको बेहतर पता है कि हाइपरटेंशन जो है जब ब्लड प्रेशर एक खास ऑप्टिमम रेंज से ऊपर चला जाएगा उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो पेशेंट अल्टीमेटली हाइपरटेंशन की तरफ चला जाएगा. और जो ब्लड प्रेशर है वो थ्रू आउट द बॉडी जो उसकी एक्टिविटीज है ना हमारी एक्टिविटीज जो होती हैं उस पर बेस कर रहा होता है. लाइक कि अगर ज्यादा वर्कआउट करें फिजिकल एक्टिविटी करें तो उससे जो है वो ब्लड प्रेशर में माइनर चेंजेस आती हैं. लेकिन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसका तो थ्रू आउट द डे जो है ब्लड प्रेशर हाई रहता है. According to American Heart Association, the normal blood pressure is about less than 120 millimeter mercury, and जो diastolic blood pressure है should be less than 80 millimeter mercury. 120 by 80 भी है या उससे कम है तो वो normal consider होता है according to American Heart Association. एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो है उसकी रेंज है बिटवीन 120 टू 129. अगर 120 से 129 के दरमियान रेंज कर रहा है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक जो है 80 ही है देन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर से कंसिडर करते हैं और उसे हम प्री हाइपरटेंशन भी कहते हैं बिकॉज प्री हाइपरटेंशन जो है ना हमारे पास वो हम लोग इसे टर्म यूज करें कि पेशेंट में लीड टुवर्ड्स द हाइपरटेंशन कि अगर वो अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं करता तो मे बी वो हाइपरटेंशन की तरफ चला जाए. और हाई ब्लड प्रेशर 130 बाई 80 एंड हायर उससे अबव हो गई या 130 बाई 80 होगी तो वो पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव पर्सन हाइपरटेंसिव कंसिडर होता है. देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन.
एक्चुअली कोई भी डिजीज होती है तो उसके कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं. अब रिस्क फैक्टर्स बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जो चेंजेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल एज, बाय द इंक्रीज ऑफ एज हाइपरटेंशन का रेट इंक्रीज करता है. According to a data, every third person above 45 age is affected with hypertension. तो ये एज को रिलेट कर दिया ना इसमें हमने हाइपरटेंशन के साथ, तो वो डाटा इंक्रीज करता है पॉपुलेशन में. जो हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करती है बाय द इंक्रीज ऑफ एज. एंड द सेकंड पॉइंट इज जेंडर. जेंडर जो है वो भी मैटर करता है, बिकॉज ये भी स्टडीज हुई हैं और इसके स्टडीज के अकॉर्डिंग डाटा जो इस्टेब्लिश हुआ उसमें ये कि जो मेल्स आर मोर प्रोन टू हाइपरटेंशन एज कम्पेयर टू फीमेल्स. और जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो लाइक जो हाइपरटेंशन टेंड्स टू रन इन फैमिलीज में रन कर रही होती है, तो वो एक एस्टिमेशन है, लाइक एक डिटर्मिनेंट है कि सम जेनेटिक कंपोनेंट्स में बी इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग हाइपरटेंशन, बट दी जेनेटिक कंपोनेंट्स आर स्टिल अनआइडेंटिफाइबल. लेकिन जो फैमिलीज में रन करने की वजह से तो ये परसीव किया जाता है कि जेनेटिक फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. देन एथनिसिटी. एथनिसिटी भी इन्वॉल्व होती है, एक रिस्क फैक्टर है. लाइक ब्लैक पॉपुलेशन इज मोर प्रोन टू हाइपरटेंशन एज कम्पेयर टू द वाइट. According to our data, almost 75% of the black population is hypertensive. अगर 75% black population hypertensive है तो 55% जो है white population hypertensive है. तो वो जो percentage में difference है वो अब उनके कुछ intrinsic factors ऐसे हैं कि वो more prone towards hypertension. तो ethnicity also a risk factor. Then we will move towards the modifiable risk factors. Actually the modifiable risk factors that can be modified, और ये हमारे जो लाइफस्टाइल और हमारा डाइटरी इनटेक इससे रिलेटेड है. लाइक ओबेसिटी है, दैट कैन बी कंट्रोल्ड. सॉल्ट इनटेक है, उसका हम इनटेक कम कर सकते हैं. और पोटेशियम इनटेक है, पोटेशियम इनटेक का जो है ये इस तरह से है, एक इनडायरेक्ट रिलेशन कह सकते हैं हम. अगर पोटेशियम इनटेक हम ज़्यादा कर देते हैं तो अल्टीमेटली वो सोडियम एक्सक्रीट होता है बॉडी से. तो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में पोटेशियम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट. हाई करेगा तो अगर उसकी अमाउंट हाई हो जाएगी तो फिर वो मसला हो जाएगा. देन सैचुरेटेड फैट्स एज हम लोगों ने बहुत से लोगों ने देखा भी होगा कि जो पेशेंट्स होते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है या जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल लाइक हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको डॉक्टर ये कहता है यू शुड शिफ्ट टुवर्ड्स द अनसैचुरेटेड फैट्स, बिकॉज सैचुरेटेड फैट्स एक रिस्क फैक्टर है कि वो कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. एंड अल्कोहल जो है वो भी रिस्क फैक्टर है, वो भी हाइपरटेंशन जो है वो कोज कर सकता है. एंड डाइटरी फाइबर यह है कि फाइबर इंटेक ज़्यादा करना चाहिए. फाइबर इंटेक जितना ज़्यादा करेंगे उतना ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेगा. तो जो लोग फाइबर इंटेक कम करते हैं उनके भी चांसेस हैं कि ब्लड प्रेशर उनका हाई रहे. और स्मोकिंग इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर. एक्चुअली स्मोकिंग जो है वो एक्चुअली जो सिगरेट है जो स्मोक करते हैं लोग, सिगरेट के अंदर हमारे पास निकोटीन प्रेजेंट होती है, और निकोटीन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है ब्लड वेजल्स की नैरोइंग में. ऑल्थो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट अल्टीमेटली निकोटीन जो है वो नैरोइंग ऑफ ब्लड वेजल्स में इन्वॉल्व होती है. और जब ब्लड वेजल्स की नैरोइंग होगी अल्टीमेटली उसकी इलास्टिसिटी लूज होगी और ब्लड प्रेशर जो है वो रेज करेगा. इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो लंग्स को भी इफेक्ट करती है, और लंग्स और हार्ट का भी एक रिलेशन है. लाइक ब्लड प्रॉपर ऑक्सीजनेट होता है लंग्स से, देन हार्ट में एंटर होता है, तो वो जो लंग्स भी इफेक्ट होंगे तो अल्टीमेटली जो है वो पेशेंट कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएगा. And then stress is also a risk factor because in our body जो stress है वो responsible है sympathetic discharge का, और जो sympathetic discharge ज़्यादा होगा एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज ज़्यादा होगा, ultimately vasoconstriction होगी और blood pressure enhance हो जाएगा. Similarly, physical activity and socio-economic status are also risk factors for hypertension. Then what is the etiology of hypertension? Hypertension is of two types, primary or essential hypertension and secondary hypertension. Etiology means pathophysiology, like what are actually the reasons of causing hypertension. अभी जो हमारे पास two types हैं इनके reasons क्या क्या हैं कि primary essential hypertension कैसे develop होती है and secondary hypertension कैसे develop होती है. In the next slide we will like ये जो primary और essential hypertension है इस पे हम बात करेंगे. प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन जो बेसिकली हमारी जो बेसिक पॉपुलेशन है इज अफेक्टेड विद द प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन, अबाउट 90 to 95% ऑफ द पॉपुलेशन. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन है उसकी कोई स्पेसिफिक कोज ही नहीं पता, अननोन स्पेसिफिक कोज है, लाइक मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन, लेकिन जो अननोन स्पेसिफिक कोजेज हैं. एंड दीज अननोन स्पेसिफिक कॉजेज इंक्लूड environmental factors,
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास लाइफस्टाइल आएगा, जो लाइफस्टाइल मैटर करता है, उसके अलावा डाइटरी इनटेक मैटर करता है, ओबीज जो पेशेंट्स होते हैं वो, उसके अलावा ये सारे फैक्टर्स कंक्लूड करते हैं। अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है ना लीड कर सकते हैं टुवर्ड्स प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स जैसे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के जो जेनेटिकल कंपोनेंट्स हैं समहाउ वो भी इन्वॉल्व हैं प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन डेवलप करने में। उसके अलावा ह्यूमरल मैकेनिज्म्स एक्चुअली जो है इंक्लूड न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, एनाटॉमिकल जो हमारी रिस्पॉन्सेज होते हैं, सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, लाइक वी आर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज, और रास जो हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, एज वेल एज एडीएच का जो रिस्पॉन्स है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स, कीमोरिसेप्टर्स, दिस ऑल आर इन्वॉल्व्ड ऑल्सो। ये हमारी अपनी बॉडी के रिफ्लेक्सेस होते हैं जो अल्टीमेटली पेशेंट जो पर्सन है उसको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये ह्यूमरल मैकेनिज्म्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस ह्यूमरल मैकेनिज्म्स इन डिटेल, तो उसमें हम इसमें डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। और द नेक्स्ट पॉइंट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। एक्चुअली जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है वो मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जब ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो तो उसको हम लोग एक कम्बिनेशन को कहते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अब उसके अंदर हमारे पास डायबिटीज़ भी आ गया, डिस्लिपिडीमिया भी आ गया, ओपेसिटी भी आ गया, ये सब जो है ना वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ जाता है। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लाइक डायबिटीज टाइप 2 का पेशेंट है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जब उसमें डेवलप हुई है तो अल्टीमेटली क्या है कि इंसुलिन प्रॉपर रिसेप्टर्स पर एक्ट नहीं कर रहा, इंसुलिन प्रॉपर रिसेप्टर्स पर एक्ट नहीं कर रहा, ग्लूकोज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, ग्लूकोज का प्रॉपर अपटेक नहीं हो रहा। अब इंसुलिन जब रिसेप्टर्स पर प्रॉपर एक्ट नहीं कर रहा तो उसकी अल्टीमेटली ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जब इंसुलिन की ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी दैट विल कॉज हाइपर इंसुलिनीमिया, कि ब्लड में इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। एंड हाइपर इंसुलिनीमिया इज अ ट्रिगर फैक्टर, के सिंपैथेटिक डिस्चार्ज के ट्रिगर फैक्टर है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज्यादा होगा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का रिलीज ज्यादा होगा, अल्टीमेटली वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी और पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। दैट्स वाई कि हमने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनको डायबिटीज होती है उनको हाइपरटेंशन जरूर होती है। अगर उनको हाइपरटेंशन, ऐसे होते हैं जिनको अगर हाइपरटेंशन है और डायबिटीज नहीं है, लेकिन जिनको डायबिटीज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें हाइपरटेंशन जरूर होती है, बिकॉज हाइपर इंसुलिनीमिया इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एज वेल एज डिस्लिपिडीमिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आथेरोस्क्लेरोसिस के, और आथेरोस्क्लेरोसिस जब प्लाक बन गया, आथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस हैं तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर तो हाई होगा क्योंकि ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। एंड जो ओबेसिटी is also a reason कि itself obesity is the mother of all diseases, तो obesity को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। These all are the risk factors for the development of primary or essential hypertension. Now what is the secondary hypertension? Actually secondary hypertension is due to the consequence of a specific disease. सेकेंडरी हाइपरटेंशन की रेशियो बहुत कम है। अगर 90 to 95% तक हमारे पास प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन है जो पॉपुलेशन अफेक्ट है उससे, तो ऑलमोस्ट 5 to 10% है जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन से अफेक्ट है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो बेसिकली उसके रीजन डिजीज है, कोई स्पेसिफिक डिजीज है, कोई एबनॉर्मेलिटी लाइक कोई ट्यूमर डेवलपमेंट है, या मतलब जो कोई ड्रग्स हैं, ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसे भी हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन का नाम देंगे। अब नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। Actually, secondary hypertension may be drug induced, maybe due to some disease, maybe due to some tumor. अब जो हमारे पास ड्रग्स में आते हैं तो एनसिड्स इज़ वन ऑफ द कोज कि वो हाइपरटेंशन डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली जो एनसिड्स होते हैं आर COX-1 एंड COX-2 इनहिबिटर्स, और COX-1 एंड COX-2 जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी की एफरेंट आर्टरियोल्स पे, ग्लोमेरुलस पे, पोडोसाइट्स पे। और COX-1 एंड COX-2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अल्टीमेटली इन्वॉल्व इन द वेजोडाइलेशन ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल्स। अल्टीमेटली जो वेजोडाइलेशन में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वेजोडाइलेशन से क्या होता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है, रिनल की परफ्यूजन अच्छी होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इस्टेब्लिश होता है। अब एनसिड्स ने COX-1 एंड COX-2 को इनहिबिट कर दिया। जब उन्होंने COX-1 एंड COX-2 को इनहिबिट किया, अल्टीमेटली प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस इफेक्ट हुई। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जब सिंथेसिस इफेक्ट हुई, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस इनहिबिट होगी, देन वेजोडाइलेशन नहीं होगी। वेजोडाइलेशन नहीं होगी, अल्टीमेटली जो ब्लड का फ्लो है वो अफेक्ट करेगा, ब्लड का फ्लो आल्टर्ड होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। जब ब्लड का फ्लो आल्टर्ड होगा, अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आल्टर्ड होगा। ग्लोमेरुलस को सेंस हो रहा होगा कि जो ब्लड उसकी तरफ आ रहा है वो जिस तरह आता है उस तरह नहीं आ रहा, यानी कि वो उसको नीड रिक्वायर होगी कि ब्लड की और मुझे रिक्वायरमेंट है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इस्टेब्लिश करने के लिए है।
अब होगा कि जो उसका रेट इस आल्टर हुआ है वो सेंस होगा बाय द सेल्स ऑफ मैक्यूला डेंसा, ग्लोमेरुलस जो होता है उसके पास सेल्स होते हैं मैक्यूला डेंसा, एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके क्लस्टर होते हैं, जिसे जो कॉम्बिनेशन जब मैक्यूला डेंसा और एफरेंट आर्ट्रियोल्स के स्मूथ मसल्स है उसको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जब सेंस करते हैं कि जीएफआर में रिडक्शन आ रही है, ब्लड फ्लो थोड़ा अल्टर हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो रिलीज करते हैं, स्टार्ट करना रेनिन। और रेनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करने में एंजियोटेंसिन में। अब जो एंजियोटेंसिन में वो कन्वर्ट करते हैं, एंजियोटेंसिन इज अ पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर। वो पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर अल्टीमेटली क्या होगा, जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। इस तरह एनसेट्स जो है वो ब्लड प्रेशर कुछ हद तक इंक्रीज कर देते हैं। एंड एज वेल एज एक अनदर मैकेनिज्म देखा गया कि एनसेट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन समहाउ सोडियम रिटेंशन। कोक्स 2 की अगर सिलेक्टिव इनहिबिशन करते हैं एनसेट्स तो सोडियम रिटेंशन भी करते हैं, और सोडियम रिटेंशन की वजह से वाटर रिटेंशन होगा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, एंड देन अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। Then sympathomimetic agents are the agents which mimic the sympathetic system. Sympathetic discharge जो ज़्यादा करते हैं, for example surefdrine, amphetamines sympathetic discharge ज़्यादा करेंगे, ultimately epinephrine और epinephrine का release ज़्यादा होगा, vasoconstriction होगी, blood pressure high हो जाएगा। Then endocrine disease pheochromocytoma. Actually pheochromocytoma is a disease in which vascular tumor जो है वो grow कर जाती है adrenal gland पे, और vascular tumor की जब adrenal gland के ऊपर growth होगी तो adrenal gland responsible है epinephrine और norepinephrine को भी release करने में, उनके regulation में। एंड देन जो एक ट्यूमर डेवलप हो गया, ट्यूमर आल्टर करेगी उसके रिलीज को, ओवर रिलीज करवाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करवाएगी। जब ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा अल्टीमेटली क्या होगा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का जब रिलीज ज्यादा होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होगी, देन ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। देन कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एक्चुअली इज अ डिजीज जिसमें एक्सेसिव सिक्रीशन होती है कोर्टिसोल की, और कोर्टिसोल्स इंक्लूड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग ग्लूकोज एंड सोडियम आइन, एंड सोडियम एंड ग्लूकोज आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग वाटर, अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम हाई एंड देन ब्लड प्रेशर हाई। Primary hyperaldosteronism. Actually primary hyperaldosteronism is a disease in which aldosterone secretion जो है ना वो enhance हो जाती है। अब aldosterone secretion enhance होती है adrenal gland जो responsible है aldosterone को secrete करने में। adrenal gland का जो cortex होता है ना, adrenal cortex, उसमें zona glomerulosa होता है, और zona glomerulosa actually responsible for releasing of aldosterone। अब किसी भी रीजन की वजह से aldosterone की secretion ज्यादा हो गया, aldosterone अगर secretion उसकी ज्यादा हो गया, aldosterone particularly responsible है सोडियम की रिटेंशन में। जब वो सोडियम को ज्यादा रिटेंट करने लग जाएगा ड्यू टू मोर सिक्रीशन, तो वो सोडियम को रिटेंट करेगा, अल्टीमेटली वाटर रिटेंट होगा, ब्लड वॉल्यूम हाई होगा, देन ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये चांसेस होंगे ड्यू टू हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। देन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक्चुअली जेस्टेशनल हाइपरटेंशन due to some factors, these are some unknown factors that may develop gestational hypertension, but that may lead to preeclampsia। अगर gestational hypertension uncontrolled हो और treat ना की जाए तो preeclampsia हो सकता है। preeclampsia is a condition जिसमें किडनी और जो लीवर है पेशेंट का वो अफेक्ट होता है, यूरिन प्रोटीन्स में अपीयर होना प्रोटीन्स यूरिन में अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इस तरह ये जो कंडीशन है इसे प्रीएक्लिम्सिया कहते हैं। लेकिन अगर प्रीएक्लिम्सिया भी अनट्रीटेड और अनमैनेज्ड है देन इट में लीड टू एक्लिम्सिया। एक्लिम्सिया इज अ कंडीशन जिसमें सीजर्स डेवलप हो जाते हैं, एंड देन पेशेंट में लीड टू जो है ना उसको वो कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो प्रेगनेंसी से डेवलप हो सकती हैं, तो वो भी एक जो है एक रीजन है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। And then renal disease. Renal disease itself is also a reason for developing hypertension. हाइपरटेंशन renal disease कर सकती है, इस तरह renal disease भी hypertension कर सकती है। अब renal disease क्या है कि like जो renal disease है उसमें GFR alter हुआ है, उसमें जो renal efferent arterioles है उनकी stenosis हुई होगी, hardening हुई होगी, narrowing हुई होगी, अल्टीमेटली जो ब्लड का फ्लो है वो अल्टर्ड हुआ होगा, और जो पोडोसाइट्स हैं वो डैमेज हुए होंगे, प्रोटीन्स यूरिन में पेयर हो रही होंगी, अल्टीमेटली वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा होगा, और ब्लड वॉल्यूम भी हाई हो रहा होगा, और ये सारे प्रोसीजर्स अल्टीमेटली जो है पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन डेवलप कर लेता है। एंड देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंटेनिंग एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस बेसिकली स्टेरॉइडल इन नेचर है, और जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो भी हाइपरटेंशन को सम एक्सटेंट तक जो है वो डेवलप कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये भी देखा गया जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो हेपेटिक एंजियोटेंसिनोजन जो है उसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं, और हेपेटिक एंजियोटेंसिनोजन की अगर प्रोडक्शन इन्हांस होगी तो अल्टीमेटली इसकी कन्वर्जन ज्यादा होगी एंजियोटेंसिन में बाय रेनिन। रेनिन रिस्पॉन्सिबल है एंजियोटेंसिनोजन का एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करने में, लेकिन जब एंजियोटेंसिनोजन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन में कन्वर्जन भी ज्यादा होगी, और एंजियोटेंसिन एक इंपॉर्टेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, अल्टीमेटली जो है वो हाइपरटेंशन की तरफ ले जाएगा पेशेंट को।
तो ये these all are the causes of secondary hypertension. So let's complications of hypertension. Actually hypertension may lead to different complications. अब वो मैंने इस पिक्चर में डिफरेंट स्टेजेस में कोशिश किया है कि मैं बता सकूं कि स्टार्ट क्या होगा एंड देन अल्टीमेटली क्या आउटकम होगा और पेशेंट किस तरफ जा सकता है. हाइपरटेंशन इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट लाइक किडनीज को अफेक्ट कर रहा है. अगर हाइपरटेंशन से किडनीज जब अफेक्ट होंगी लाइक कॉन्टिन्यूसली जो ब्लड है वो प्रेशर से आ रहा है तो अल्टीमेटली जो एफरेंट आर्टरीज है उनकी इलास्टिसिटी कम होगी, स्टेनोसिस होगी, हार्डनिंग होगी, जो पोडोसाइट्स हैं जो ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं वो डैमेज होंगे. जब वो डैमेज होंगे प्रोटीन्स यूरिन में अपीयर होना स्टार्ट होंगे, दैट कोज प्रोटीन यूरिया एंड देन अल्टीमेटली सीकेडी की तरफ जाएगा पेशेंट, क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ चला जाएगा. क्रॉनिक किडनी डिजीज जब वो परसिस्ट करेगी देन अल्टीमेटली एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ पेशेंट चला जाएगा. तो किडनीज को इस तरह अफेक्ट करेंगे कि अल्टीमेटली एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ पेशेंट जा सकता है. द सेकेंड पॉइंट इज कि जो हाइपरटेंशन है वो इटसेल्फ हार्ट को कैसे अफेक्ट करता है. अब हाइपरटेंशन के केस में अब ब्लड जो है उसका मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एओर्टा पे, आर्ट्रियोल्स पे. अब आर्ट्रियोल्स भी कंस्ट्रिक्ट कर गई होंगी. व्हाट हैपेंस कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कैसे डेवलप होती है हाइपरटेंसिव पेशेंट में. अब जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन है उसके आर्ट्रियोल्स कंस्ट्रिक्ट हैं, उनकी इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है. अब जो वेंट्रिकल्स का सिस्टोलिक फेज होता है जिसमें वो ब्लड इजेक्ट करते हैं, ब्लड इजेक्ट होकर एओर्टा में एंटर होता है. अब एओर्टा में एंटर हुआ ब्लड इजेक्ट होकर एओर्टा से ब्लड ने मूव करना आर्ट्रियोल्स में एंड देन फर्दर टुवर्ड्स द होल बॉडी. अब जब आर्ट्रियोल्स में ब्लड मूव कर रहा होता है, अगर आर्ट्रियोल्स ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो वो एक स्मूथ फ्लो जो ब्लड का है वो नहीं होगा. तो आर्ट्रियोल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जब ब्लड का स्मूथ फ्लो अल्टर हो जाएगा, ब्लड आगे इतना जा नहीं रहा जिसकी वजह से एओर्टा में ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. जब एओर्टा में ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो एओर्टा पे प्रेशर एक्सर्ट होगा जिसकी वजह से आफ्टर लोड इंक्रीज होगा. जो प्रेशर एओर्टा पर एक्सर्ट होता है ना वो आफ्टर लोड कहलाता है. और जब आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स को उस आफ्टर लोड को ओवरकम करके जो है अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी करनी है. हमेशा वेंट्रिकल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उस आफ्टर लोड का जितना प्रेशर होता है उसको पहले ओवरकम करते हैं देन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज एओर्टिक वॉल्व जो वेंट्रिकल्स और एओर्टा के दरमियान प्रेजेंट होता है उसने ओपन होना होता है. और वो तभी ओपन होगा जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर उस आफ्टर लोड से ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसकी इतनी ज्यादा होगी कि वो एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा एंड देन अल्टीमेटली ब्लड इजेक्ट होगा. और जब ऐसा होता है कि आफ्टर लोड ज्यादा हो जाता है तो वेंट्रिकल्स को इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी में, बिकॉज उनको वो प्रेशर ओवरकम करके ही कॉन्ट्रैक्ट करना है. अल्टीमेटली वो क्या करते हैं अपने मायोकार्डियम जो है उसकी जो प्रोटीन्स है उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो उसको ओवरकम करके कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है उसको जो मेंटेन कर सकें. अल्टीमेटली क्या होगा जब वो अपनी मायोकार्डियम को यूटिलाइज करना स्टार्ट हो जाएंगे तो हार्ट की जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बेसिकली इजेक्शन उससे करनी है, उसकी इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाएगी. जब उसकी इनलार्जमेंट स्टार्ट होगी दैट्स टर्म्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जिस पेशेंट को हो गया अल्टीमेटली क्या होगा एंजाइना क्रोनरी आर्टरी डिजीज की तरफ जा सकता है. बिकॉज अगर ब्लड प्रेशर अल्टर्ड रहेगा तो ये चांसेस हैं कि ब्लड वेजल डैमेज हो जाए. जब ब्लड वेजल डैमेज होगी तो प्लाक बन जाएगा, ऑक्लूजन के चांसेस होंगे, फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन होगी. जब फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन होगी ब्लड फ्लो में तो जो पार्ट होगा जिसको वो सप्लाई करी होगी क्रोनरी आर्टरी तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई अल्टर हो जाएगी. जब उसकी ऑक्सीजन सप्लाई अल्टर्ड हो जाएगी तो हाइपोक्सिया की तरफ जाएगा एंड देन जो एंजाइना है वो डेवलप हो जाएगा. दैट टर्म्स बैड पेन इन चेस्ट कैविटी जिसे हम कहते हैं. अब एंजाइना जब डेवलप हो गया क्रोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप होगी अल्टीमेटली क्या होगा हाइपोक्सिया हो गया था. हाइपोक्सिया के बाद क्या होगा इस्कीमिया स्टार्ट होगा कि अब जो पेशेंट जो हमारे पास सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही वो इस्कीमिया की तरफ जा रहे हैं, नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस एंड अल्टीमेटली मायोकार्डियल इन्फार्क्ट बन जाएगा. दैट्स वाई कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इस तरह प्रोग्रेस करता है कि एंजाइना क्रोनरी आर्टरी डिजीज एंड अल्टीमेटली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ चले जाता है पेशेंट. एंड द सेकंड पॉइंट के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग भी होती है. अब जब एक जो वेंट्रिकल है उसने अपनी मैक्सिमम एफर्ट कर लिया है कॉन्ट्रैक्टिलिटी करने में, अल्टीमेटली क्या होगा कि उसका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है वो दोनों में डिसफंक्शनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी वीक हो जाएगी, उसकी इजेक्शन पावर वीक हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट उसका वीक हो जाएगा. और जो डायस्टोलिक है वो भी जो है वो भी डिसफंक्शनिंग होगी, ना प्रॉपर इजेक्शन होगी ना प्रॉपर फिलिंग होगी. अल्टीमेटली इससे क्या होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप होगा. बिकॉज अगर प्रॉपर इजेक्शन नहीं हो रही, प्रॉपर फिलिंग नहीं हो रही, क्या होगा कंजेशन स्टार्ट होगी ब्लड की कि जो वहां से जितना इजेक्ट होना चाहिए वो इजेक्ट नहीं हो रहा, वो भी रिमेन रह रहा है वहां पे वेंट्रिकल्स में, ऊपर से आ रहा है अब वो जो उसकी फिलिंग है वो भी सही नहीं हो रही प्रॉपर. अल्टीमेटली जो कंजेशन हो गया एंड देन टर्म्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. And then left ventricular hypertrophy also cause
एट्रियल फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियास। अब जब हमारे बॉडी के अंदर जो भी पेशेंट है जिस बॉडी उसकी बॉडी के अंदर इन्फार्क्ट डेवलप हो गया, इस्कीमिक पार्ट डेवलप हो गया, अब जो एक पार्ट ऐसा डेवलप हो गया हार्ट के अंदर, वो अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा इम्पल्सिस की प्रोपागेशन को भी, क्योंकि इम्पल्सिस बहुत स्मूथली अगर फ्लो कर रही हैं, प्रोपागेट कर रही हैं कंडक्शन के लिए, ताकि वो अल्टीमेटली हार्ट की जो मैकेनिकल एक्टिविटी है वो इन्हांस हो सके, वो रेगुलेट कर सके। लेकिन जब कोई इस्कीमिक या नेक्रोसिस पार्ट डेवलप हो गया तो वो इम्पल्सिस की प्रोपोगेशन को अल्टर करेगा। अगर एट्रिया के अंदर है तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन या करेगा, और अगर वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकुलर एरिथमियास करेगा। अल्टीमेटली पेशेंट क्या डेवलप कर लेता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन टेकिकार्डिया। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन एक्चुअली इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ रिदमिया। ये बहुत डेंजरस टाइप है रिदमिया कि इसमें ऑलमोस्ट 200 to 500 बीट्स पर मिनट पे चला जाता है पेशेंट। नॉर्मल हमारे पास 72 बीट्स पर मिनट है। अब जब इतनी ज्यादा बीट्स पर मिनट होंगी तो हार्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत आल्टर हो चुकी होती है, हार्ट जस्ट सीम्स टू वाइब्रेट, ना इजेक्शन हो रही है ना फिलिंग हो रही है, हार्ट जस्ट वाइब्रेट कर रहा है। और जो हार्ट रेट है वो 200 to 500 बीट्स पर मिनट तक चला गया। टैकीकार्डिया इसलिए कह रहे हैं इंक्रीज हार्ट रेट, इस टर्म इज टैकीकार्डिया। तो पेशेंट जो है वो डेथ उसकी भी हो सकती है इस कंडीशन में। एंड देन हमारे पास रेटिनोपैथी है। रेटिनोपैथी के जब हमारे पास वही बात होगी कि ब्लड प्रेशर इन्हांस है, वो ब्लड वेजल्स को डैमेज कर सकता है, इलास्टिसिटी लूज कर सकता है, और जब रेटिना जो सप्लाई करी है उसको आइस को, जब वो रेटिना को डैमेज करेगा, अल्टीमेटली क्या होगा? रेटिनोपैथी। एंड देन डिमेंशिया। डिमेंशिया हमारे पास मेमोरी लॉस हम इसे कहते हैं। हमारे ब्रेन को भी प्रॉपर सप्लाई चाहिए, अगर थोड़ी सी सप्लाई अल्टर हो गया हमारे ब्रेन में तो जो मेमोरी का पार्ट है वो भी अल्टर हो सकता है, अल्टीमेटली डिमेंशिया भी हो सकता है। ट्रांसिट इस्कीमिक अटैक अगर हो गया, कि इस तरह ओक्लूजन हो गया और जो सप्लाई करी है ब्रेन को वो अफेक्ट हो गया, ब्रेन के कुछ पार्ट में हाइपोक्सिया डेवलप हो गया, अल्टीमेटली जो है वो स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को। दिस ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। Thank you so much. This is all about our today's lecture, in which we discussed about hypertension, its etiology, and its diagnosis. And in the next lecture, inshallah, we will discuss about the regulation of blood pressure, how blood pressure is regulated by our body's own reflexes, humoral mechanisms जो हैं, उससे हमारे जो blood pressure है वो कैसे regulate करने में role play करते हैं। एंड प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा अपना काइंडली, बिकॉज आपके रिस्पॉन्स से ही मैं नेक्स्ट वीडियोस में स्ट्रगल करूँगी और मैक्सिमम एफर्ट करूँगी। उसके अलावा जहाँ पे इम्प्रूवमेंट रिक्वायर है या अमेंडमेंट रिक्वायर है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। स्पीड अगर मेरी ज़्यादा है या किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट जो है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको जो है इम्प्रूव कर सकूँ, और अल्टीमेटली किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ जो है ना आपको प्रेजेंट करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।